अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हफ्ते की सुबह, आप सबको सुबह खैर। आप सच इस वक्त देख रहे हैं। हमारी कोशिश है कि सच पर मबनी सच खबरें आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करें और ख़बरों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। फ़्लो इन्फॉर्मेशन का जो फ़्लो है वो बड़ा तेज़ है और आप सबको बेखबर नहीं बाखबर रखना है, ख़ासकर मिडल ईस्ट में जो जुल्म ज़्यादतियाँ हो रही है। आज के इस व्लॉग में हम बताएंगे कि इसराइल और मज़ामत की झड़पें तेज़ हुई हैं, जिसमें तकरीबन 4 के करीब एक अफसर और 4 इसराइली फ़ौजी जो हैं मारे गए हैं। नेतन्याहू खौफ में मुब्तला है, क्या उसकी वजूहात है वो भी बताएंगे इसी व्लॉग में। रोहिंग्या के कुछ मुसलमानों की कहानी भी आपको बताएंगे जिनको श्रीलंकन ने बचाया। आप सबको बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले बात करेंगे, चिली के सदर गैब्रियल बोरिक ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को जंगी मुजरिम करार दे दिया और गजा की पट्टी में फ़लस्तीनियों के खिलाफ तिल अबीब हुकूमत की खूनरेज़ फौजी मुहिम को फौरी तौर पर ख़त्म करने का मुतालबा दोहराया। बोरिक ने चिली में फ़लस्तीनी कम्युनिटी के ज़ेर एहतिमाम एक सालाना क्रिसमस तकरीब के दौरान कहा कि साल के इस वक्त जब हम क्रिसमस मनाते हैं, जो उम्मीद और इंसानियत की अलामत है, हमें गजा में मसाइब बर्दाश्त करने वाले फ़लस्तीनी अवाम के बारे में सोचना चाहिए। बोरिक ने जोर दिया कि गजा में 3 यानी नेतन्याहू की हुकूमत के इक़दामात इंसानियत के ख़िलाफ़ जराइम है जिन्हें तकरीबन नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता माह ब्राज़ील के शहर रियो डे जेनेरो में मुनक़िद G20 सरबराही इजलास के दौरान इंसानी हकूक़ के हवाले से दोहरे मयारात का मसला भी उठाया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सारी मुश्किलात में दुनिया के ऐसे ममालिक जिनके इसराइल के साथ बड़ा तगड़ा किस्म का कारोबार था, जिनके मामलात थे, जिनके मुआशी तौर पर सिफारती तौर पर बड़े तगड़े मामलात थे, लेकिन उन्होंने जब ये सिचुएशन देखी है, एक तरफ तो आप अरब ममालिक को देखें तो वो क्या कर रहे हैं, वो लेट रहे हैं, एक एक करके लेट रहे हैं और ना सिर्फ लेट रहे हैं बल्कि इसराइल को ग्रेटर इसराइल बनाने में मदद भी कर रहे हैं। लेकिन वो ममालिक जिनका बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक़ था इसराइल के साथ कारोबारी लिहाज से करें, हम अगर मैंने जिस तरह बात की कि सिफारती ताल्लुकात, उन तमाम तर चीज़ों को तोड़ मरोड़ के उन्होंने कहा कि भाई साहब नहीं, आप इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं, आप जुल्म कर रहे हैं, आप ज़्यादती कर रहे हैं, इसलिए हम आपके साथ ही तमाम तर रवाबित कट कर लेते हैं, ख़त्म कर लेते हैं। कई ममालिक का मैं अपने व्लॉग में आपको बारहा जिक्र कर चुका हूँ। लेकिन अगर किसी ने सपोर्ट की, अगर किसी ने सबसे ज़्यादा माली मौनत की, अगर किसी ने फौलाद भेजा, अगर किसी ने असलहा भेजा, तो फिर वो आपके सामने है कि मुसलमान ममालिक नहीं भेजा, किसके, अपने ही मुसलमान को मरवाने के लिए, गजा के मासूम इंसानों को मरवाने के लिए। अभी भी आपको पता है कि जो रिजीम चेंज हुआ है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि असद अच्छा था या बुरा था, लेकिन रिजीम चेंज करने में किन किन का क्या किरदार रहा है वो आपके सामने मैंने रखा है। आप ख़ुद भी बड़े काबिल लोग हैं, सोचने समझने की सलाहियत रखते हैं, आपको पता है कि ये सब कुछ क्यों किया गया। क्योंकि अभी अब जो अल जुलानी साहब आए और पाकिस्तानी बड़े भड़के मार के बड़े उनके बादशें खुल रही हैं, मुंह से राल टपक रही और पता नहीं उसको क्या समझ रहे हैं। वो तो इसराइल का पट्टू है, वो तो इसराइल के साथ ही काम करना चाहता है, वो तो इसराइल को एक्सेप्ट कर रहा है और वो कहता है कि हम ना हमास को छोड़ेंगे ना किसी और मुजाहिदीन को छोड़ेंगे। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरा रिजीम चेंज में क्या हाथ था, किस हाथ ने क्या क्या किरदार अदा किया, वो हमने आपके सामने रखा। हमने छुपाया नहीं है बल्कि डट के इसका मुकाबला भी कर रहे हैं। अंदाज़ा लगा लें कि वो सहाफ़ी जो इस वक्त वहाँ पे बैठे हैं, जो गज़ा से आपको रिपोर्ट करें, उनको किन मुश्किलात का सामना होगा। मैं तो पाकिस्तान में बैठा हूँ। गज़ा पर जो इसराइल की नस्ल कुशी जंग में, जिसमें अब तक 45,000 से ज़ायद अफराद शहीद हो चुके हैं, अगर देखा जाए उसके बावजूद मज़ाहमत अपनी कार्रवाइयाँ रोकी नहीं है, बल्कि कार्रवाइयों में बड़ी तेज़ी आ रही है। उस तेज़ी में अगर आप देखें तो मैं मुसलसल आपको बता रहा हूँ और विद एविडेंस आपको बता रहा हूँ कि भाई साहब बड़ी तगड़ी किस्म की वार उन्होंने की है। और उस वार में अगर आप देखें तो अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से तवाम इलाके में एक इसराइली फ़ौजी जो है ब्रिगेड को फौजी को निशाना बनाकर कत्ल किया है। जबालिया कैम्प में एक आला अफसर, इसराइली फ़ौजी अफसर जो है और उसके 3 साथियों को कत्ल किया गया और उनके हथियार कब्ज़े में ले लिए गए। मागन फ़ौजी साइट पर एक खुदकुश ड्रोन ज़वारकी के ज़रिए हमला किया गया है। तूल करम मकबूजा मगरबी किनारे में एक D9 इसराइली फ़ौजी बुलडोज़र पहले से नस्ब बारूदी मवाद से धमाका किया गया। नेटज़ारम महवर में एक इसराइली फ़ौज के कमांड और कंट्रोल हेड
ہیڈ کوارٹر کو مارٹر گولوں سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ خان یونس کے اوپر ایک انٹیلیجنس مشن کے دوران اسرائیلی فوجی ڈرون ایوو میکس کو قبضے میں لے لیا گیا ہے۔ تو یہ مزاحمت جو کارروائیاں کر رہی اس میں کمی آنے کے بجائے تیزی، اور مسلسل آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی فوجوں کی ہلاکت کی جو تعداد ان دنوں میں بہت زیادہ ہو چکی ہے، ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ ان کے پاس پہلے ہی جو ہے فزیکل اپیرنس جو فوجیوں کی بڑی کم ہے۔ اطلاعات یہ ہیں کہ گرفتاری کے خوف سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو مبینہ طور پر آئندہ ماہ پولینڈ میں نازی حراستی کیمپ کی آزادی کی 80ویں سالگرہ کی تقریبات میں شرکت کے لیے جانے سے گریز کر رہے ہیں۔ یہ بڑی تقریب 27 جنوری کو بین الاقوامی یوم یادگار ہولوکاسٹ کے موقع پر منعقد کی جائے گی، جس میں ریاستی سربراہان بشمول برطانیہ کے بادشاہ چارلس کی شرکت بھی متوقع ہے۔ وارسا کے حکام کا ماننا ہے کہ یہ پولینڈ اس وقت موقف کی وجہ سے ہے کہ وہ غزہ میں ممکنہ جنگی جرائم پر نتن یاہو کے لیے بین الاقوامی فوجداری عدالت کی جانب سے جو وارنٹ جاری کیا گیا ہے اس کو نافذ العمل کر سکتے ہیں۔ اس ماہ کے اوائل میں اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ کیا کہ اسرائیلی فوجی ادارے کا تخمینہ ہے کہ دی ہیگ میں قائم بین الاقوامی فوجداری عدالت ICC کی جانب سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے خلاف غزہ کی پٹی میں جنگی جرائم اور انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات پر وارنٹ گرفتاری جاری کرنے سے اسرائیلی سینئر افسران، عام فوج اور ریزرو اہلکار کے خلاف دنیا بھر میں مزید بین الاقوامی جو ہے وارنٹ گرفتاری اور مجرمانہ کارروائیاں ہو سکتی ہے۔ یدیوت اہرونوت جو اسرائیلی اخبار ہے اس کے مطابق حال ہی میں اسرائیلی فوج نے تقریباً 30 ایسے کیسز کی نشاندہی کی ہے جہاں غزہ میں جنگ میں ملوث افسران، فوجوں کے خلاف قانونی کارروائیاں بشمول فوجداری مقدمات کی گئی ہیں جو بیرون ملک سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ فوج نے ان کو خبردار کیا کہ وہ سفر سے گریز کریں کیونکہ انہیں ان ممالک میں گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج کے کچھ افسران اور فوجوں کو جو اس وقت بیرون ملک موجود ہیں فوری طور پر وہاں سے نکلنے کی ہدایات دی گئی ہیں تاکہ وہ قانونی کارروائی سے بچ سکے۔ رپورٹ کے مطابق کم از کم 8 فوجی قبرص، سلووینیا، نیدرلینڈ میں موجود ہیں۔ یہ سچویشن وہاں کی ہے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ اس وقت سری لنکا کی بحریہ نے جو ہے بحر ہند میں ڈوبنے والے 100 سے زائد روہنگیا مسلمانوں کو بچا لیا ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی کے مطابق 25 بچوں سمیت 102 روہنگیا مسلمانوں کو سری لنکا کی مشرقی بندرگاہ ٹرینکو مالی منتقل کر دیا گیا ہے۔ 25 بچوں سمیت 102 روہنگیا مسلمان جنگ زدہ میانمار سے سری لنکا جا رہے تھے، ان کی کشتی حادثے کا شکار ہو گئی۔ ماہی گیروں نے ان کو صبح سویرے سری لنکا کے شمالی ساحل ملوائیگل کے مقام پر بہتے ٹرالر کو دیکھا تو پھر انہوں نے نیوی کو اطلاع دی اور ان کو بچا لیا گیا۔ ایک طرف تو نیوی میں یعنی وہاں پر روہنگیا میں یہ سچویشن ہے، دوسرے میں غزہ میں یہ صورتحال ہے۔ سب چیزیں آپ کے سامنے ہیں اور اس ساری صورتحال میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی مظلوم کی خبر جو ہے وہ آپ کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے دی جائے، اور ہم بھرپور کوشش کرتے ہیں اپنے اس پلیٹ فارم کے ذریعے ان تمام خبروں کو آپ تک پہنچانے کے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔